हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 10 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है एट होम, सेकंड है एनकरेजिंग अकॉर्ड, थर्ड है द प्रॉमिस एंड पैरल्स ऑफ डिजिटल जस्टिस डिलीवरी एंड फोर्थ है साउथ एशियाज़ हेल्थ केयर बर्डन। बाकी 3 और आर्टिकल हैं न्यूज़पेपर में आज, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एट होम। तो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है जिसमें ये कहा है कि कोई भी बच्चा जो इस पैंडेमिक से इफ़ेक्टेड है और वो अनाथ हो गया है, उसको विदाउट जो सेंट्रल बॉडी है कारा, उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। हमने देखा है इस पैंडेमिक के सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं और उनको अडॉप्ट करने की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे जहाँ पे बच्चों का अडॉप्शन हो रहा है, पर वहाँ पे कारा का इन्वॉल्वमेंट, दैट इज़ सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इस बॉडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी जो एडॉप्शन प्रोसेस है उसको रोकने की बात कही है और कहा है कि कारा के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी एडॉप्शन प्रोसेस नहीं किया जाएगा। और ये भी आशंका जताई है कि इस तरीके से एडॉप्शन करने से जो ये बच्चे हैं वो विक्टिम बन सकते हैं ट्रैफिकर्स के। उनको एडॉप्ट करके फिर उन्हें ट्रैफिक किया जा सकता है या दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जा सकता है। तो ऐसे में वो विक्टिम्स बन सकते हैं ट्रैफिकर्स के। तो इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कदम उठाया है। यहाँ पे एक बॉडी का मेंशन है जो कि NCPCR, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये जो कमीशन है दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसने फ़िलहाल डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट किया है स्टेट से और यूटी से, यानी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से और यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन से उन बच्चों की डिटेल्स इन्होंने लेनी स्टार्ट कर दी है। डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है जो इस पैंडेमिक से अफेक्टेड हैं और जो इन सिचुएशन में अनाथ हो गए हैं। तो उनको गलत हाथों में ले जाने से रोकने के लिए और उनका अगर अडॉप्शन किया जाना है तो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, विजिलेंस के थ्रू और एक प्रॉपर जो प्रोसेस होता है और कारा के इन्वॉल्वमेंट से ही किया जाए, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया है। और जो गवर्नमेंट है यहाँ पे उसने भी एक्टिवली इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल जो कि है एनकरेजिंग अकॉर्ड। तो फिलहाल G7 की मीटिंग में G7 कंट्रीज़ ने अग्री किया है कि वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो कि 15% लगाया जाना है, ऐसा प्रपोज़ल रखा गया है, इस प्रोसेस को ये अग्री कर रहे हैं कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए और इन्होंने अपनी सहमति दिखाई है। अब ये G7 कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो वो 7 कंट्रीज़ जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको हम इस ग्रुपिंग में देखेंगे। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कनाडा है, US है, UK है, जापान है, जर्मनी है, इटली है एंड फ्रांस है। तो ये 7 कंट्रीज़ G7 ग्रुपिंग का पार्ट है। ये पहले G8 था, बट रशिया को क्रीमिया इशू के बाद इस ग्रुप से निकाल दिया गया है और ये अब G7 ग्रुप ही बचा है। और इन कंट्रीज़ ने ये भी कहा है कि ये G20 के प्लेटफॉर्म पे और OECD के प्लेटफॉर्म पे भी इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स को प्रपोज करेंगे और वहाँ पे इसको बैक करेंगे, मतलब कि सपोर्ट करेंगे इस प्रोसेस को। अब हम देखेंगे G20 क्या है। G20 कंट्रीज़ का एक ऐसा ग्रुप है जो कि प्रमोट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और इंडिया इसका पार्ट है, ये याद रखना है। इंडिया जिन भी ग्रुपिंग्स का पार्ट है वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन कि इंडिया इनमें से कौन से ग्रुप का पार्ट है और कौन से ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर OECD क्या है? ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया है जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स हमने पढ़ा था, ये 3 जून के एडिटोरियल में इसके बारे में डिटेल में बताया गया। आप उसको एक बार ज़रूर देख लें वीडियो को कि ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, उसको अच्छे से समझने के लिए आप वो वीडियो देख लें। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं और वो ग्रुप्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, उन्होंने इसमें अपनी सहमति दिखाई और इसको सपोर्ट किया है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि है द प्रॉमिस एंड पैरल्स ऑफ डिजिटल जस्टिस डिलीवरी। तो फ़िलहाल देखो हमारे जस्टिस सिस्टम में हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है इस कोर्ट में, और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो 30 सालों से भी ज़्यादा समय से पेंडिंग है और जिनका रिजल्ट्स नहीं आ रहा है।
अब हम ऐसे में देखते हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम कोर्ट को बंद कर दें या फिर हम इसको इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर इसको चलाए रखें। तो ऐसे में कोर्ट्स में फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट चलाया गया, और फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 के जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें मेनली क्या किया गया था कि ये डील करते थे जुडिशरी के डिजिटाइजेशन से, यानी जुडिशियल प्रोसेस को किस तरह से डिजिटाइज़ किया जाए उसको डील किया गया था फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट में। अब ये डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है कि आप जो भी केसेस फाइल करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू फाइल करेंगे, मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए फाइल करेंगे, जिसको हम कहेंगे ई फाइलिंग। सेकेंड है ट्रैकिंग है केसेस के, वो ऑनलाइन किए जा सकते हैं। जजमेंट है उसको ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, यानी ऑनलाइन का सहारा लेते हुए, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए कोर्ट को इस पैंडेमिक के सिचुएशन में भी कंटिन्यू रखा गया। और फिलहाल ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है फ़ेज़ 3 ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट। अभी ये जस्ट ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, पर फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 के जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं फ़िलहाल तक, उसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 के जो ट्रायल्स थे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। हालांकि इनका अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है लोअर लेवल पे, यानी जुडिशरी का जो लोअर लेवल है वहाँ पे फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। पर फिर भी अभी तक इसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और एग्जीक्यूट किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 का जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल रहा है, और फ़ेज़ 3 पे अभी काम चल रहा है। अब यहाँ पे एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके, यानी इन्फॉर्मेशन का, चाहे वो पुलिस सर्विसेज है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट बॉडी है, उनके बीच में विदाउट किसी मतलब रेस्ट्रिक्शन के, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, ये बॉडीज़ आपस में इसको शेयर कर सकें। इसके लिए ये एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ICJS। ठीक है, अब यहाँ पे जो राइटर है इस सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और बॉडी का मेंशन है जो कि है क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट। इसमें ये कहा गया था कि जो ICJS है, यानी कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में क्लास एंड कास्ट इनइक्वालिटी को इन्हांस करेगा, उसको बढ़ावा देगा। अब कैसे होगा ये, इसके ये जो ड्रॉबैक्स हैं या फ्लॉज हैं वो कैसे आ रहे हैं? बिकॉज क्रिएशन ऑफ डेटा हैपन्स एट लोकल पुलिस स्टेशंस, और criminalization of entire communities through colonial era laws such as the Criminal Tribes Act of 1871। तो ऐसे देखो बहुत सारे फ़िलहाल हमारे IPC में लॉज हैं जो कि कॉलोनियल इरा के लॉ हैं, और इसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, बहुत गलत तरीके से चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं लोगों के अगेंस्ट, कई बार हमने ऐसा देखा है। ठीक है, तो ऐसे में जब ये सारे जो डेटाज़ हैं वो लोकल लेवल पे कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसको इस सिस्टम के थ्रू शेयर किया जाएगा, जिसको कि गवर्नमेंट की बॉडी, जुडिशरी, हायर जुडिशरी एंड लोअर जुडिशरी, पुलिस सर्विसेज जो हैं एंटायर नेशन में, वो अगर इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो एक छोटा सा अगर केस भी कहीं पे दर्ज हुआ है तो वो पूरे नेशनल लेवल पे इस डेटाबेस का हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोकल लेवल पे जो डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, अगर उसको नेशनल लेवल तक शेयर किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो हम कह सकते हैं कि ये डेटाज़, अगर मान लो एक कोई कम्युनिटी है जो काफ़ी समय से पिछड़ी हुई है और उसके अगेंस्ट किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में ऐसा लोकेलिटी का इफ़ेक्ट है कि वहाँ पे उन लोगों के अगेंस्ट गलत चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से। हम देखते हैं बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे अंदर, जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। कास्ट एंड क्लास डिवाइड हमारे यहाँ प्रेजेंट है हमेशा से, पहले के समय भी था, अभी भी है। तो अगर ऐसा माइंडसेट है हमारा और ये प्रेजुडिसेस हम लेकर चलते आ रहे हैं, तो इस तरीके के गलत इल्ज़ामों में या कॉलोनियल रूल को यूज़ करते हुए उन लोगों को जिनको हम अपने से कम समझते हैं या पावरलेस समझते हैं, उनको फ्रेम करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से जो कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटी है उसको ये सिस्टम बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सकता है। साथ में राइटर ये भी कह रहे हैं कि जो डाटा कलेक्शन है वो कोई बहुत बेकार प्रोसेस नहीं है, पर
जो डेटा का कलेक्शन जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से डाटा को एक एक्सटेंसिव तरीके से शेयर किया जा रहा है और उसको स्टोर किया जा रहा है, ये हमारे लिए कंसर्न का रीज़न है, क्योंकि डेटा बहुत बड़े लेवल पे कलेक्ट हो रहा है। मतलब एक तरह से पूरा नेशन ही हो गया, सभी पर्सन की वहाँ पे प्रोफाइलिंग होगी, उनके डेटाज होंगे। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी केयरफुल ऑफ प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स दैट इट सेट इन द पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2017 का केस है, उसमें प्राइवेसी के स्टैंडर्ड्स को सेट किए थे और ये भी कहा गया था, जैसे आधार बिल पे भी बहुत सारे इस तरह के कंसर्न रेज किए गए थे कि ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स का भी ख्याल रखना है कि इस तरीके के डेटाबेस बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारे सिटीजन्स के जो प्राइवेसी का ही हनन हो, ठीक है। और जबकि तब जब हमारी कंट्री में कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो ऐसा ना हो जाए कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो है नहीं, साथ ही साथ हम प्राइवेसी के साथ और ज़्यादा इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि पूरी तरह से किसी भी पर्सन के सिटीजन मतलब कोई भी सिटीजन है उसके प्राइवेसी के राइट का पूरी तरह से यहाँ पे वायलेशन हो, ऐसा रोकना चाहिए जुडिशरी को। अब 360 डिग्री प्रोफाइल क्रिएशन ऑफ ईच पर्सन इज़ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या किया जाएगा, हर एक पर्सन के बारे में हर एक जानकारी, उसकी नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और हर एक चीज़ उसकी कलेक्ट की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में किसी पर्सन के बारे में इतना सारा डेटा अगर कलेक्ट है तो उस डाटा का मिस यूज़ करना बहुत आसान बन जाएगा और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब इंडिया में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं है तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ही वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाएगा कि इसको गलत तरीके से यूज़ किया गया तो बहुत यहाँ पे ख़राब सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे देखो राइटर कह रहे हैं कि ये जो डेटा बनाया जा रहा है, अगर इसको जुडिशरी एक्सेस कर रही है और पुलिस सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं तो भी समझ में आता है कि उनका इससे रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। पर गवर्नमेंट का तो इनके साथ कोई भी किसी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर गवर्नमेंट को क्यों एक्सेसिबल बनाया गया है इस सिस्टम में? क्योंकि जो गवर्नमेंट है अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है इस सिस्टम में तो वो सिटीजन्स के डेटा को सिर्फ और सिर्फ निगरानी रखेगी उसका, और गलत तरीके से उसको यूज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि और कोई तरीका या और कोई हम नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कोई काम है उसको एक्सेस करने का। तो अगर गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है उस सिस्टम से तो क्यों एक्सेसिबल बनाया गया है गवर्नमेंट को उस डेटा के लिए? तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस डेटा को गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है सर्विलेंस करने के लिए, लोगों पे निगरानी रखने के लिए, और वो गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है इन डेटाज़ का, ठीक है। और इससे दिस कैन लीड टू ग्रेट एडवांसमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखो ये जो डेटा है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसान बना सकती है और जो अलग अलग जगह केसेस चल रहे हैं उनको इंटीग्रेट कर सकती है। प्रॉब्लम्स जो जुडिशरी है और जो पुलिस सर्विसेज है उनको काफ़ी हेल्प मिल सकते हैं इन डेटा से। पर सेम होम मिनिस्ट्री हैव नो रिलेशन टू क्रिमिनल लॉ, सर्व्स नो पर्पस अदर देन प्रोफाइलिंग एंड सर्वेलेंस। तो जो होम मिनिस्ट्री है अगर उस तक भी ये डेटा एक्सेसिबल है तो होम मिनिस्ट्री का या गवर्नमेंट का इनसे कोई रिलेशन है ही नहीं क्रिमिनल लॉ से। तो फिर यहाँ पे एक ही पर्पज़ ये सर्व कर पाएंगे और वो है प्रोफाइलिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ सिटीजन्स, जो कि गलत होगा और इलीगल होगा। तो कोर्ट्स मस्ट मूव टूवर्ड्स लोकलाइजेशन ऑफ डेटा इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो राइटर का ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम डेटा को सेंट्रलाइज ना करके अगर लोकलाइजेशन ऑफ डेटा पे फोकस करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और इस तरीके से हम प्राइवेसी के यहाँ पे देख रहे हैं कि कंसर्न है कि प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो, कहीं ना कहीं उसको रोका जाएगा इस तरीके से, सेंट्रलाइजेशन को रोक के और लोकलाइजेशन को बढ़ा के। नेक्स्ट आर्टिकल है साउथ एशियाज़ हेल्थ केयर बर्डन। यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मेनली 3 साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया की बात करें तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर 3rd लार्जेस्ट है और अगर हम हेल्थ बजट देखें तो 4th लोवेस्ट बजट है हेल्थ का। तो ये दिखाता है कि हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं हेल्थ सेक्टर को। फिर है मेजर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस विद हेल्थ केयर टेकिंग अ बैक सीट। यानी चाहे वो इंडिया है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, तीनों कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में हो रही है।
यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में आ रही है और हेल्थ केयर को कहीं बैक सीट में छोड़ दिया गया है, और हेल्थ सेक्टर में हम देखेंगे बहुत कम पैसा खर्च किया जा रहा है। और साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से सीखना चाहिए। उन कंट्रीज़ ने क्या किया है कि उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्टमेंट को, यानी हेल्थ केयर सर्विसेज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा किया है, और इस तरीके से वहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज काफ़ी अच्छी बन पाई हैं। तो वी मस्ट स्टेप अप इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स टू मेक देम सस्टेनेबल एंड प्रो पुअर। तो हमें भी यानी कि सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ को हेल्थ सर्विसेज में यानी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि इन सेक्टर्स को हम प्रो पुअर बना सकें, यानी गरीब लोग भी वहाँ जाकर इलाज करा सकें और उन पे ज़्यादा पैसे का बर्डन ना आए कि उन्हें अपने आउट ऑफ पॉकेट मनी खर्च करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये सस्टेनेबल हो। तो यहाँ पे ये बताया गया है इस आर्टिकल में। मेनली यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि हम कितना डिफेंस पे, कितना मिलिट्री में खर्च करते हैं और कितना हेल्थ सर्विसेज पे हम यहाँ पे खर्चा करते हैं। तो और कहीं ना कहीं हमें अपने हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग बढ़ानी होगी, और इस सिचुएशन के बाद जब हमने पैंडेमिक को फेस किया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने हेल्थ सर्विसेज को ध्यान में रखें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें, और जो हमारा पिछड़ी अवस्था है हेल्थ केयर सर्विसेज को, उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।